चलिए, वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास है व्यंजन। कल शायद स्वर समाप्त हो गया था। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। आप लोग की अगली क्लास में हम बताएंगे प्रत्याहार बनाना, उससे आप लोग थोड़ी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। जैसे स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन की संख्या है 33। इसके मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद? व्यंजन के 3 प्रकार किए जाते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भाग कर दिए जाते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक कुछ रहता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है, इसका सूत्र होता है कादयो मावसाना स्पर्श। थोड़ा सा संस्कृत सीखने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसका सूत्र होता है कादयो माव साना स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा माने क से लेकर क आदि में। आदि मतलब क्या होता है जानते हैं? आदि माने प्रथम वर्ड ना। आदि माने प्रथम वर्ड। जैसे हम लोग कहते हैं आदि कवि वाल्मीकि। रामायण की रचना सबसे पहले कौन किया था? आदि कवि वाल्मीकि ने। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि वेद के आदि प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? वेद के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा ना। ब्रह्मा के बाद और लोगों तक आया है। व्याकरण के भी आदि प्रवक्ता वही माने जाते हैं। तो क क्या है? आदि में है। आदि माने पहला अक्षर क है। पहला अक्षर क्या है? क है। क आदि। जैसे हमको किसी को लिखना होता है तो बहुत सारे कवियों को लिखना है तो हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए कहे कि व्याकरण में कवियों का नाम लिखे तो कहते हैं पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि आदि। क्योंकि व्याकरण जगत में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे आचार्य हैं। तो क आदि, क से क आदि में हो। कब हो? आदि में। आदि माने पहले। क आदि, य के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? क आदि। डपिक मावसाना। अवसान, अवसान माने क्या होता है? यहाँ से ऐसे पकड़ना। अवसान, अवसान माने अंत। अवसान माने अंत। कादयो मावसाना स्पर्शा। तो अंतिम इधर क्या दिख रहा है? म दिखा। क से ले करके म तक के जितने व्यंजन, अवसान माने अंतिम में क्या होगा? म होगा। क से ले करके म तक के जितने व्यंजन होंगे उसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है। कादयो मावसाना स्पर्शा ना। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन होंगे उसको क्या कहेंगे? स्पर्श। स्पर्श का अर्थ क्या होता है जानते हैं? स्पर्श माने छूना। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना कि टच करना, कहते हैं ना टच करना। लोग कहना हमसे दूर रहिए ना, हमें मत छुआ, गर्मी में हमें मत छुआ। वो जो नहीं छूना उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श करना। तो क से ले करके म तक के जितने व्यंजन बोले जाते हैं उसमें हमारी या तो ओठ कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, या तो जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, या तो कंठ कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। इसीलिए यहाँ देखिए बहुवचन में आ गया स्पर्शा। 1-2 चीज़ें नहीं थी ना। अब इसमें जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5। कु, चू, टू, तू, पू, ए से उदिता ना। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ना।
कु, चू, टू, तू, पू, और एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 वर्गीय व्यंजन हो गए, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये मिलाकर के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25। तो आपसे परीक्षा में पूछ देता है कभी कभी कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, क्या बताएंगे? 25 होते हैं। स्पर्श माने छूना, आप ऐसे समझना जरा सा, माने क से लेकर के म तक, जरा सा लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। ये ध्यान दीजिएगा, ट, ठ, ड, ढ, ड़। दिख रहा है कि नहीं? स्पष्ट यहाँ तक ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, ठीक। प, थ, ब, भ और म ना। अब जैसे हम क को बोलते हैं, क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अभी आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया जाए तो क बोलने में हम, आप देखिए क, तो कहीं ना कहीं जिह्वा कहाँ भाग रही? ऊपर की तरफ ना। क, ख, ग, घ हो रहा है ना। देखिए आपकी जीभ थोड़ा सा झन्ना जाएगी, क, ख, ग, घ ना। जब हम च बोलते हैं, बोलिए च, तो जीभ कहाँ जा रही है? तालू के पास जा रही है कि नहीं? खुद बोल करके देखिए, जब हम च बोलते हैं, च, छ, ज, झ ना, इया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? ट, क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। जब ट बोलते हैं तो देखिए जीभ क्या होती है? थोड़ा मुड़ जाती है, मुड़ती है कि नहीं? आप जीभ सीधा करके ट नहीं बोल पाएंगे, टे निकलने लगेगा। आप बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ट, जैसे ट बोलिए देखिए जीभ तुरंत राउंड लेती है, पीछे की तरफ घूमती है कि नहीं घूमती है? ट, ट, ठ, ड, ढ, ड़। जब हम ट को बोलेंगे तो ये पीछे जो है ना वो मूर्धा है, जिसको डॉक्टर लोग टांसिल बताते हैं ना। और जब खांसी उसी ज़्यादा आती है तो लोग क्या बोलते हैं, जाएंगे डॉक्टर को दिखाने तो बोलते हैं आपका टांसिल बढ़ गया। एक तो देखेंगे ना अंदर वहाँ लटका हुआ रहता है, उसी को संस्कृत में बोलते हैं मूर्धा। यदि कोई संस्कृत वाला डॉक्टर होता तो यही आपसे बताता कि आपका मूर्धा बढ़ गया है। तमाम बार लोगों का मूर्धा बढ़ जाता है, उसका ऑपरेशन भी होता है। उसी को हमारे पाणिनि भगवान कहते हैं कि ट का जो उच्चारण स्थान है वो होता है मूर्धा। आपको उच्चारण स्थान की क्लास बाद में बताई जाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब मूर्धा को आपकी जिह्वा स्पर्श कर रही है कि नहीं ना। अच्छा बोलिए त, थ, द। त बोलने में क्या स्पर्श हो रहा है? दांत। और आप अगर ट बोलिए तो देखो दांत नहीं जीभ छू रही है, ट बीचवे में जीभ ये मुड़ जाती है, मुड़ रही है कि नहीं? खुद बोल के देखिए, ट बोलेंगे तो बीच से मुड़ जाएगी, क बोलेंगे तो भी आपका दांत नहीं छू रहा है। छू रहा है? क दांत नहीं छू रहा है ना, कंठ में भाग रही है ना। और जब च बोल रहे हैं तब भी च देखो तालू में भगा। ये आप प्रैक्टिकल करके खुद भी देखिए। अब ये क्या है? त, थ, सब बार जीभ आपकी किसके पास आ रही है? दांत के पास आ रही है ना। प देखिए, प ओष्ठ के पास जा रही है कि नहीं? प, फ मुंह बंद हो जाता बा। पा कहते हैं तो पा, ता कहिए, देखिए नहीं बंद होगा। एक दूसरे से ओठ सट रहा है? नहीं सट रहा है ना। ता, का एको में नहीं बंद होगा। लेकिन पापा, जब हम पापा बोलते हैं तो क्या होता है? तो एक ओठ हमारा दूसरे ओठ से क्या हो रहा है? ये एक अधर होता है, नीचे वाले को अधर बोलते हैं, ऊपर वाले को ओष्ठ बोलते हैं ना। जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं? अधर ना। और ऊपर क्या होता है? ओष्ठ। तो अधर और ओष्ठ क्या होता है? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं? अब इसमें देखिए स्पर्शा क्यों लिखा गया? स्पर्श माने छूना। अब कवर्ग के लिए उच्चारण में कंठ भाग रहा है, जा रहा है। इसके लिए क्या जा रहा है? तालु जा रहा है, ठीक। इसके लिए तालु गया, उसके बाद मूर्धा, ठीक। उसके बाद दंत हो गया ना।
दंत। प फ ब भ म ना, ये क्या हो गया आपका ओष्ठ हो गया। ये हम आपको उच्चार स्थान पढ़ाएंगे तो वहाँ बताते रहेंगे, यहाँ बहुवचन में चला जाता है दंता, क्योंकि दंतवा बहुत सारे हैं, दांत एक ठो दो ठो नहीं है ना, 32 ठो दांत है यहाँ, इसीलिए यहाँ दंता आपको उच्चार स्थान पढ़ाएंगे, वहाँ हम बताएंगे। अभी आपको हमारा उद्देश्य मात्र इतना है बताना कि आप इस बात को जान पाएँ कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहीं ना कहीं जीभ स्पर्श कर रही है कि नहीं। प फ में देखो ओठ मिल रहा है, क बोल रहे हैं तो कंठ में भाग रहा है, च बोल रहे हैं तो तालु में जा रहा है ना, इसीलिए क्या कहा गया स्पर्श। क को बोलने में कुछ स्पर्श करेगा, क ख को बोलने में, चा छा जा को बोलने में तालु स्पर्श कर रहा है, ट ठ बोलने को मूर्धा स्पर्श कर रहा है, कुछ एक चीज नहीं स्पर्श कर रही है, इसीलिए अब बहुवचन लगा दिया स्पर्शा। क से लेकर के म तक जितने व्यंजन बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते। आपको मान लीजिए सूत्र लिख दिया, परीक्षा में पूछ दिया कादयो मावसाना, का आगे लिख देगा स्पर्श है कि अंतस्थ है कि ऊष्म है, इसको क्या कहेंगे तो क्या बताएंगे स्पर्श ना। क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन। कभी कभी पूछता है कि भैया कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जब आपको इतना मालूम है तो इसके अतिरिक्त मान लो कहे कि ऑप्शन बन गया, मान लीजिए या, वा और ले लीजिए जा और ले लीजिए सा। अब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है ज ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये अंतस्थ हो जाएगा, ये क्या है अंतस्थ है ना। इसकी संख्या कितनी होती है 25 होती है ना, कादयो मावसाना स्पर्शा, और ये है अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है अंतस्थ। तो अंतस्थ का जो सूत्र है वो है यणो अंतस्था, तस्था यणो अंतस्था, और इधर हो जाएगा शल ऊष्माण, सल ऊष्माण, यणो अंतस्था और सल ऊष्माण। यण भी एक प्रत्याहार है, इसको हम आपको प्रत्याहार बनाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। यण क्या है प्रत्याहार है, अभी पीछे वाले क्लास में नहीं थी, नहीं तो इसको भी आ गया होता। इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या है अंतस्थ, ठीक, इसको अंतस्थ। अंतस्थ माने अंदर, अंतस्थ माने क्या, देखिए य व र ल, जब उच्चारण स्थान बताया जाएगा ना तो वकार का दंत और ओष्ठ दोनों होता है। उच्चारण स्थान बताएंगे तो आपको वहाँ बताएंगे वकार से दंत ओष्ठ, चूँकि व बोलने में देखिए पूरा सट भी नहीं रहा है, सट रहा है नहीं व, लेकिन प बोलिए तो पा फा पूरा सट रहा है कि नहीं, पूरा स्पर्श कर रहा है ना। व थोड़ा सा मुँहवा बना था, जैसे हाँ थोड़की मुँह जैसे थुथुनक नहीं बन जाता, हुआ ना हाँ, उसमें इसीलिए उसका उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ दोनों। इससे आप देखिए कभी कभी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती, ये खाली आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप अपने मुंह से बोल लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, मौके पे याद नहीं है सब काम चल जाएगा। य व र ल ना, इसको क्या कहा गया अंतस्थ व्यंजन। ये कितने हो जाएंगे 4, ह य व रट, य व र और ल। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये ना जो माहेश्वर सूत्र वाला क्रम है उसी क्रम से याद रखना। हो सकता है परीक्षा में आपको ये कह दे कि इसका क्रम सही कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़े अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ है ह य व र ट, ह य व र ट, उसके बाद लण, ठीक। मेरा कहने का क्या मतलब है, हम लोग के दिमाग में बैठा ये रहता है यर लव, बचपनों से इसे पढ़ा गया ना, यर लव याद रहता है। जबकि पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है उस क्रम में हम जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा है, या व का जोड़ा है और र ल का जोड़ा है। इसको हटा के देखिए, इसको यहाँ कर देना ना, या व और र ल, इन दो का जोड़ा है, या व र ल, ना कि यर लव ना। तो आपसे मान लीजिए परीक्षा में खाली सामान्य चीज़ पता तो सबको होगा ना, यवर अल्लाह होता है कि यार अल्लाह होता है, और 4 ठो ऑप्शन बना देगा, वो कहेगा कि आप इसी का क्रम कर दीजिए। तो हो सकता है आप
को यही दिमाग में हो, शुरू से हमने यही पढ़ा, यार अलावा सही वो भी गिन जाएगा कि अंतः तो है, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि आपने माहेश्वर सूत्र को क्रम से याद किया कि नहीं किया ना। तो आपको वहाँ ये ध्यान देना है वरट लड़, मैं आपको ये बताना चाहिए लिख करके कि आप ये जान पाए कि उसी क्रम में ये यावर रला है। यण क्या है? प्रत्याहार है ना। उसके बाद सल ऊष्माणा, सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? 4। ठीक, सल में तो सा, ख, सा और हा, ये है ना, स और हा, ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, अब जरा काउंट कर लीजिए, इधर कितना हुआ? 25 और 25 4 29 और 29 4 33, योग बराबर आया क्या? व्यंजनों की संख्या बताई गई है 33। ठीक, इधर देख लेते हैं, ये है आपका 25 में 4 किया गया और उसके बाद फिर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, कभी कभी लोग कहते हैं कि 34 कैसे होता है? हा 2 बार गिना गया है उसमें, एक बार हैवरट का हा आपको मिलेगा, ये जब मैं आपको ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको बताते जाऊँगी। तो जब हा को आप 2 बार यूज करने लगते हैं ना, तो वो भागने लगता है 34। आगे अभी आप लोग के बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं, इसलिए बहुत चर्चा नहीं करते। थोड़ा सा रह गया आपका संयुक्त व्यंजन ना। तो संस्कृत में वैसे तो बहुत सारे संयुक्त व्यंजन बन जाएंगे, जैसे कहीं स्र लिख देता है, कहीं का में र लग जाता हो ना। देखिए, तो ऐसे बहुत सारे बनते, जो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं वो 3 हो जाते हैं, छ, त्र और ज्ञ। इसको हटा के बताएं क्या? ये यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने पकड़ा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब आपका बचा था संयुक्त व्यंजन, तो अभी उधर जगह नहीं बन पा रही, मैं इधर इसको देख लेती हूँ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वैसे संस्कृत में बहुत सारे बन जाते हैं, जो मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो छ, त्र और ज्ञ है ना। छ, त्र और ज्ञ। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो तो जनरली ये आपसे पूछता है कि छ जो है क्या क्या मिल करके बना है, क्योंकि ये लोग ना किसी के संयोग से नहीं बने। बात समझ में? जैसे हम लोग संयुक्त स्वर को पढ़ रहे थे ना, तो संयुक्त स्वर भी आ रहा था, उसी को कभी कभी मिश्रित स्वर भी कहते हैं ना। जो संयुक्त स्वर है उसको कभी कभी मिश्रित स्वर कहते हैं, उसको संध्यक्षर भी कहते हैं। जो संयुक्त स्वर मैंने बताया उसको संध्यक्षर कहते हैं, मिश्रित स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, तो संयुक्त व्यंजन है ना, इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो है तो ये किसके किसके संयोग से मिलकर बनता है? क है, ठीक, उसके बाद ये स है, क, स और क्या मिलेगा? आ। अगर हम आ नहीं लिखे हैं, देखिए अगर ये दोनों, इसका देखिए खूब परीक्षा में पूछता है, अगर क स इस तरह से हलंत लगा दिया है तब समझना ये दोनों आधी आधी है। ठीक, और ऐसे भी करके दे देगा क स, मान लो आ ना लिखा हो तो भी ये सही हो गया। ठीक है, क स, इसका मतलब स में अलग गया है, यहाँ हलंत तब नहीं होगा। ठीक है, अगर हलंत नहीं लगा है, मान लीजिए अगर हलंत लगाया है, तब आगे तुम ढूंढ लेना कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, और अगर अभी केवल छ को बता रहे हैं, और अगर ऐसे लिख दे का, उसके बाद यहाँ किया सा, ठीक, इसको हलंत कर दिए और उसके बाद बराबर कर दीजिए छ, ये भी ऑप्शन आपका उतना ही सही है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाए, तो भी आपका छ बन जाएगा ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आपको ये समझना है कि जो स लिखा हुआ है इसमें क्या है, मूर्धा वाले स में इसमें अ लगा हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है। और ऑप्शन में ये भी रहे क, स, छ, सब गड़बड़ रहेगा, सब गलत ही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का यदि कुछ दिया हो तो माने ये 2 तरह से आपका बन जाएगा, क,
श मिलकर के क श और अ मिलकर के क्या बनेगा छ, और क श ये रहेगा अगर, ध्यान रखिएगा ये स है, इस स में आ है तो भी इसके बराबर क्या बन जाएगा छ। अब सेम उसी तरह आप त को बना लेंगे, त्र को बना लेंगे, ठीक है। छ को समझ पाए कि नहीं? देखिए त्रा है तो यहाँ क्या करेंगे ता, उसके बाद क्या हो जाएगा र, ठीक। और अगर ये र पूरा हो गया तो त्रा हो गया, ठीक है। उसी तरह से ज्ञा के लिए क्या करते हैं, ज्ञा किसके किसके संयोग से, ज्ञा और क्या रहता है, इया रहता है, ठीक। ज्ञा और जा, हाँ ज्ञा और क्या, जा और इया ना, इसको ऐसे कर दिए हैं, जा और क्या हो गया, इया हो गया, तो क्या बनेगा ज्ञा बनेगा, ठीक है। और इसको हलंत किए हैं तो इसको नहीं किए हैं, इसका मतलब ये पूरा हो गया। इसका दूसरा तरीका एक ये है कि यदि आप इसमें आ जोड़ेंगे तो फिर इसको हलंत कर दीजिएगा, हाँ, और नहीं तो फिर आ और मिलकर दीर्घ हो जाए। यहार पता चली यहार अगर आप नहीं जोड़े हैं, इधर नहीं जोड़े और इधर वा लिख दिए दीर्घ भाग जाएगा ना, त्रा बनने लगेगा, बनेगा कि नहीं? क्योंकि इधर वाला भी आ और आ मिलके तो संधि भाग जाएगी, आ और आ मिलके आ बनने लगेगा ना। तो ये ध्यान रखना, यदि इधर हलंत नहीं लगा हुआ है तब ये जानना, हलंत लगा है तब तो जाके इसकी ज़रूरत है। समझ पाए क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसके दो तरह से बन जाएंगे। इसमें पूछता है कि इसको सही किसके किसके संयोग से बना है, इसीलिए इसको संयुक्त कहा गया। ये सब कुल मिला जुला के अपने आप में मूल हैं, किसी के संयोग या वार अलग किसी के संयोग से नहीं बना है ना। इसको एक चीज़ और है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, यही ध्यान दीजिएगा। जो यण है, जो छोटा था उस पर चर्चा कर दे रहे हैं। यण को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इसको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं, जो यण संधि होती है, इक के स्थान पे यण आदेश होता है ना, तो इक में सारा स्वर आता है ना। इक में क्या आता है, सारा स्वर, ई उ री और री। ई के स्थान पे या हो जाता है, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला। तो इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध स्वर, क्योंकि स्वर वाले के स्थान पे आके ये व्यंजन बैठता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी आज के लिए मुझे लगता है इतना रहने दीजिए, फिर हम प्रत्याहार पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है।